गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, आज एक नया एएस शुरू कर रहे हैं। हेडिंग सब लिखना मेरे साथ साथ। एएस 11, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। लिख लो बेटा, एक बेटा हेडिंग लिखना, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। लिख लो बेटा हेडिंग, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। बेटा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस ना, ध्यान से सुनना बेटा, दो तरह की होती हैं। एक होती है डायरेक्ट और बेटा दूसरी होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, लिख लिया बेटा सबने। अब बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है समझेंगे। यहां पर लिखो, डायरेक्ट होती हैं ट्रांजैक्शंस entered into directly by entity, transactions entered into directly by entity। और इनडायरेक्ट होती हैं transactions entered into by branch और सब्सिडरी। कॉपी कर लो बेटा यहां तक। एक तो है डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस विच आर एंटर्ड इनटू डायरेक्टली बाय एंटिटी, और एक है इनडायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस विच आर एंटर्ड इनटू बाय ब्रांच और सब्सिडरी। अब बेटा दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस समझना। सुनो बेटा, डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? सुनो, मैं हेड ऑफिस हूं, ठीक है। एक तो बेटा फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होती है जो जिसमें मैं खुद एंटर कर रहा हूं, ठीक है। तो एक तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है जिसमें मैं खुद एंटर कर रहा हूं, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। और एक वो ट्रांजैक्शन है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जिसमें मैं नहीं एंटर कर रहा बल्कि मेरी ब्रांच या सब्सिडरी एंटर कर रही है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं एचओ हूं, हेड ऑफिस हूं। अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में मैं खुद एंटर कर रहा हूं, एचओ खुद एंटर कर रहा है, उसे कहते हैं बेटा डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। और अगर कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है जिसमें मैं खुद एंटर नहीं कर रहा बल्कि मेरी ब्रांच या सब्सिडरी एंटर कर रही है, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, अब ना सुनो, ये जो डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है ना बेटा, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सुनो, हो सकता है बेटा एचओ ने इंपोर्ट्स करे हों, ठीक है। हो सकता है एचओ ने एक्सपोर्ट्स करे हों, ठीक है। हो सकता है एचओ ने फॉरेन करेंसी में कोई लोन लिया हो, एटसेट्रा। तो मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? वो ट्रांजैक्शन, वो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जिसमें एचओ खुद एंटर होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। और इनडायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कौन सी है? जिसमें एचओ खुद एंटर नहीं होता बल्कि एचओ के बिहाफ पे उसकी ब्रांच या सब्सिडरी क्या होती है? एंटर। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं ना जरा आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर बेटा समझते हैं। देखो,
एक एग्जांपल बेटा लिखना। सपोज बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, जो सिचुएटेड है इंडिया में, और एक है मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन, एक है मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन जो सिचुएटेड है बेटा यूएस में। ध्यान से सुनना बेटा। अब ए लिमिटेड ने मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन से कुछ परचेजेस करी। किसकी? रॉ मटेरियल की। कितने रॉ मटेरियल की? वर्थ $1000। बात समझ आई? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में मैं, मेरी एंटिटी खुद एंटर हो रहे हैं। दिस इज नोन एज डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन को बेटा हम नाम देते हैं डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इसे हम नाम देंगे डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में मैं, मेरी एंटिटी खुद एंटर कर रहे हैं, इसलिए इसे नाम देंगे डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। कॉपी करो बेटा इतना पहले। तो याद रखना, अगर मैं, मेरी एंटिटी, हेड ऑफिस खुद फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं, दैट इज नोन एज डायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो बेटा फिर ये इनडायरेक्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था, यहां पर एचओ एंटिटी खुद एंटर नहीं हो रहा है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में, बल्कि एचओ की ब्रांच या सब्सिडरी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में क्या हो रही है? एंटर। और बेटा ये ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ब्रांच अकाउंट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, फॉरेन ब्रांच टॉपिक, जिसमें दो तरह की ब्रांचेस थी, इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल। तो ये बेटा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो दोबारा हमें कवर करने की जरूरत नहीं है। ये हम ऑलरेडी फॉरेन ब्रांच टॉपिक में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रांचेस दो थी, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। कॉपी कर लो बेटा यहां तक। तो अब मुझे एक बार दोबारा से बता दो, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कितने तरह की हैं? दो बेटा। एक तो वो जिसमें एंटिटी खुद एंटर करती है, और एक वो जिसमें एंटिटी एंटर नहीं करती, बल्कि ब्रांच या सब्सिडरी एंटर करती है। ठीक है, कॉपी करो बेटा यहां तक, फिर आगे चलता हूं मैं। हो गया बेटा? चलो आगे आ जाओ, मेरी बात जरा सुनना। अब बेटा एक अगली हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ करेंसी। लिखो बेटा हेडिंग, टाइप्स ऑफ करेंसी। बेटा इस AS11 के हिसाब से ना बेटा, करेंसीज दो हो सकती हैं। एक को हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग करेंसी, और बेटा एक को हम नाम देते हैं फॉरेन करेंसी। तो करेंसीज हमारी पास दो हैं, रिपोर्टिंग और फॉरेन करेंसी। अब बेटा ये रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है? इट इज द करेंसी, it is the currency in which
financial statements are to be prepared. It is the currency in which financial statements are to be prepared. और फॉरेन करेंसी क्या है? करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी. करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी. अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना. सिंपल सी बात करूंगा बेटा. हमारे पास ना AS11 में करेंसीज बेटा दो तरह की हैं. एक तो है रिपोर्टिंग करेंसी और दूसरी है फॉरेन करेंसी. सर ये रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है? बेटा रिपोर्टिंग करेंसी वो होती है जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, वो करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी है. तो बेटा हमारे केस में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बेटा रुपीस में ही बनेंगी, है ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस में बनाओगे बेटा? रुपीस में ही बनाएंगे ना. तो रुपीस हमारी क्या होगी बेटा? रुपीस हमारी रिपोर्टिंग करेंसी होगी. ठीक है. और उसने कहा फॉरेन करेंसी क्या है? एनी करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी. तो मेरे को बताओ, डॉलर्स आपकी क्या है बेटा? फॉरेन करेंसी. पाउंड बेटा आपकी क्या है? फॉरेन करेंसी. येन आपकी बेटा क्या है? फॉरेन करेंसी. यूरो क्या है? फॉरेन करेंसी. दिनार क्या है? फॉरेन करेंसी. तो एनी करेंसी अदर देन रुपीस इज फॉरेन करेंसी. तो उन्होंने क्या कहा? जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो रिपोर्टिंग करेंसी है, उसके अलावा बाकी सब आपकी फॉरेन करेंसी है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस में बनाओगे? कौन सी करेंसी में? रुपीस में. तो रुपीस हमारी रिपोर्टिंग करेंसी, उसके अलावा बाकी सब हमारी फॉरेन करेंसीज. लो बेटा कॉपी करो, फिर अगला शुरू करते हैं. हेडिंग लिखना बेटा. कर लिया कॉपी? कॉपी कर लो बच्चे. चलो लिखें अगली हेडिंग. आ जाओ बेटा. एक चार्ट बनाएंगे बेटा थोड़ा सा, फिर समझेंगे इसे. हेडिंग लिखना, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट. रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट. लिखो बेटा हेडिंग. बेटा मेन बातें शुरू कर रहा हूं, ध्यान से. रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट. इसको बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करना. एक है इनिशियल मेजरमेंट. एक है इनिशियल मेजरमेंट और एक है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट. एक है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट. ठीक है बेटा. अभी चार्ट बना लो, फिर समझाऊंगा आपको. सब्सीक्वेंट मेजरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो.
सब्सीक्वेंट मेजरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। अच्छा, अब नॉन मॉनेटरी आइटम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट, लिखो हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो भी लोअर है। लो बेटा, अब ये सब चीजें बच्चे हमने पढ़नी है आगे। ठीक है बेटा, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, फिर हमने सब्सीक्वेंट मेजरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नॉन मॉनेटरी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, करना शुरू करेंगे। पहले इनिशियल मेजरमेंट पे आओ, लिखो नोट नंबर 1। इनिशियल मेजरमेंट नोट नंबर 1। ठीक है, आ जाओ बेटा करते हैं, बनाओ मेरे साथ साथ। नोट 1। नोट 1 है इनिशियल मेजरमेंट का। क्या कहता है ये, जरा समझते हैं बेटा। इनिशियल मेजरमेंट, बेटा अब होता क्या है, जरा बात समझना, फिर मैं आपको आगे एग्जाम्पल से बताऊंगा। सुनना बेटा, होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल हमने ऊपर किया था कि ए लिमिटेड ने, जो कि इंडिया में है, उसने मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन जो कि यूएस में है, उससे कुछ परचेजेस करी $1000 की। तो बेटा अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने परचेजेस किस में करी है बेटा, डॉलर्स में, फॉरेन करेंसी में परचेज करी है बेटा। तो आपको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। आपने अगर परचेज फॉरेन करेंसी में करी है तो आपको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में बेटा, रिपोर्टिंग करेंसी में। मतलब आपको डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस में बननी है, रुपीस में बननी है। तो अगर आपने कोई परचेज फॉरेन करेंसी में करी है तो आपको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रिपोर्टिंग करेंसी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली बेटा किस में बननी है, रिपोर्टिंग करेंसी में। ठीक है, अब सुनना, एक एग्जाम्पल लिखो बेटे। एग्जाम्पल वही वाला है, एग्जाम्पल बेटा वही है, मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। ए लिमिटेड थी और बच्चे मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन थी। तो ए लिमिटेड है और मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन है। ए लिमिटेड ने मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन से क्या करी, कुछ परचेजेस, मैं डेट यहां पर लिख देता हूं, 1 जनवरी 20 को परचेजेस करी हैं। ठीक है, कितने की बेटा, $1000 की। लिखो यहां तक। तो ए लिमिटेड ने 1 जनवरी 20 को एबीसी कॉरपोरेशन से क्या करी हैं, परचेजेस।
ए लिमिटेड इंडिया की है और मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन यूएस की है। कॉपी करो बेटा। अब कुछ बातें बेटा मेरी बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ए लिमिटेड ने ये परचेज किस में करी है बेटा, फॉरेन करेंसी में करी है ना। तो ए लिमिटेड ने ये परचेज फॉरेन करेंसी में करी है, तो आपको बेटा एक काम तो करना ही पड़ेगा ना, आपको फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में बेटा, आपको फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी जो कि डॉलर्स है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू रुपीस में। बात समझ आई बेटा सबको? पक्का? कॉपी करो पहले, फिर मैं दो बातें और करता हूं आपसे। तो आपको बेटा फॉरेन करेंसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टीमेटली किस में बननी है, रिपोर्टिंग करेंसी में यानी रुपीस में बननी है। तो कन्वर्जन के बिना बेटा हमारा काम नहीं चलता। अब सुनो सुनो सुनो, अब बेटा कन्वर्जन में ना ध्यान रखने वाली बातें बेटा दो हैं। कन्वर्जन में ध्यान रखने वाली बातें बेटा दो हैं। ठीक है, कौन सी दो? कन्वर्जन कब होगा, कन्वर्जन कब होगा, ठीक है, और दूसरी बात है कन्वर्जन किस रेट पे होगा। दो बातें बेटा, बात सिंपल सी। कन्वर्जन कब करना है और किस रेट पे कन्वर्जन करना है। तो बेटा पहले का जवाब तो खैर बहुत सिंपल है, कन्वर्जन कब करना है बेटा, सिंपल बात, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है ना, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है कन्वर्जन उसी दिन होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन किस दिन हुई थी, परचेजेस किस दिन करी थी, 1 जन को, तो कन्वर्जन कब होगा, 1 जन को होगा। कब होगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो किस दिन कन्वर्जन होगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, लिखो बेटा इसे। तो कन्वर्जन किस दिन होना है, कन्वर्जन होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है कन्वर्जन उसी दिन होगा, है ना। तो हमारे वाले केस में ट्रांजैक्शन कब हुई थी, 1 जन 20 को। तो याद रखना कन्वर्जन भी कब होगा, 1 जन 20 को। चलो बच्चे कॉपी कर लो। तो हमें ना पहली बात तो क्लियर हो गई, कन्वर्जन कब होगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन अकर करी है कन्वर्जन उसी दिन होगा। ट्रांजैक्शन कब अकर हुई है, 1 जन 20 को, तो कन्वर्जन भी कौन सी डेट को होगा, 1 जन 20 को। अब बेटा अगली जो बात आती है, अगली बात आती है बेटा, कन्वर्जन कौन से रेट पे होगा। इसमें भी बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कन्वर्जन पहले बताओ किस दिन हो रहा है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो रेट कौन सा लोगे, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी $1 का रेट होगा 1 जन 20 को उस रेट पे इस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, कन्वर्जन। तो रेट कौन सा लोगे, रेट एग्जिस्टिंग ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी रेट होगा बेटा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वो ले लेंगे हम। तो जो भी 1 जन 20 का रेट होगा वो रेट हम लेके चलेंगे। कौन सा रेट लोगे, जो भी रेट होगा 1 जन 20 का।
बताओ बेटा, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा बेटा, दो चीजें ध्यान रखनी है, कन्वर्जन कब होना है, किस रेट पे होना है। पहला जवाब, कन्वर्जन कब होना है, तो उसका आंसर तो है बेटा जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई कन्वर्जन उसी दिन होगा। अगर ट्रांजैक्शन 1 Jan 20 को हुई तो कन्वर्जन कब करोगे, 1 Jan 20 को। दूसरा सवाल आता है कौन से रेट पे होगा, तो जिस दिन कन्वर्जन हुआ उस दिन का, इनफैक्ट जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का जो रेट था उसी रेट पे बेटा कन्वर्जन होगा। ठीक है, कॉपी करो पहले से। चलो, अब बेटा मुझे एक बात बताना, सपोज मैं यहीं पर लिख देता हूं, सपोज यहां पर लिख देता हूं मैं बेटा, ऑन 1/1/20 1 Jan 20 को $1 इज इक्वल टू से 70 रुपीज। लिख लो बेटा, 1/1/20 को $1 बेटा 70 रुपए के बराबर है। तो बताओ बेटा फिर कन्वर्जन कौन से रेट पे करोगे, मेरे को बता दो बेटा, कौन से रेट पे होगा कन्वर्जन, 70 रुपए पे, $1 70 रुपए का है। तो 1 जनवरी को जो भी रेट है बेटा $1 का, उस पे क्या हो जाएगा कन्वर्जन। दिस इज नोन एज बेटा इनिशियल मेजरमेंट, इसे हम कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट में ना बेटा ध्यान रखने वाली बातें दो हैं, कौन कौन सी दो, कन्वर्जन कब होगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से रेट पे होगा, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। दिस इज इनिशियल मेजरमेंट। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर मैं आगे आपको ना जर्नल एंट्री वगैरह बना के बताता हूं। हो गया सबका? चलो बेटा मेरे साथ साथ आओ, ऊपर इनिशियल मेजरमेंट लिखा था ना, तो एक बार छोटा छोटा बता दोगे बेटा, इनिशियल मेजरमेंट के लिए इनिशियल मेजरमेंट कब होगा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इनिशियल मेजरमेंट होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा कौन से रेट पे होगा, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी ट्रांजैक्शन वाली डेट का रेट होगा उस रेट पे बेटा आपका इनिशियल मेजरमेंट होगा। तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख लो बेटा, फिर हम एक एंट्री करेंगे। तो इनिशियल मेजरमेंट होना है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, कौन से रेट पे, जो भी उस दिन का रेट है। कॉपी करो बेटा, हो गया। चलो आओ मेरे साथ साथ, अब हमारे वाले केस में बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, कब बनेगी, जरा बात सुनना। जर्नल एंट्री, पहले मुझे एक बात बताओ, 1 Jan 20 को आपने बेटा क्या करी थी, परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस है, मुझे बताओ क्रेडिट परचेजेस की बेटा एंट्री क्या बनाओगे, परचेजेस डेबिट टू, किससे करी परचेजेस, मैसर्स एबीसी कॉरपोरेशन। अच्छा बताओगे बेटा $1 का रेट क्या था, 70 रुपए, और परचेजेस $1000 की करी थी, तो कितने की परचेजेस हो गई बेटा, 70,000 रुपए। बस ये आपका इनिशियल मेजरमेंट हो गया, बीइंग बीइंग
transaction initially measured, being transaction initially measured। लो बेटा, ये आपकी हो गई जर्नल एंट्री फॉर इनिशियल मेजरमेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट कब किया है? ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को, ठीक है। कौन से रेट पे किया है? रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को, और उस दिन का रेट था $1 का 70 रुपए। बस दो बातें हैं बेटा। तो कब होना है इनिशियल मेजरमेंट? ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन से रेट पे? रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। करो कॉपी बेटा, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेटा इनिशियल मेजरमेंट का केस क्लियर हुआ सबको। बेटा कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलें आगे चलें, आ जाओ बेटा। अब आओ मेरे साथ साथ, अब मेरे साथ साथ आओ बेटा। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल तो हो गया, सब्सीक्वेंट। नोट 2, चलो बेटा हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, नोट 2। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। पहले बेटा ये थोड़ा सा समझेंगे, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता क्या है। सुनना मेरी बात बेटा, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में ना आपको बच्चे पहले 3 चीजों को समझना है। ठीक है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में बेटा 3 चीजों को समझना है। क्या? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होगा? हु, करना किसका है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कब होगा? व्हेन। ठीक है, और सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किस रेट पे होगा। 3 बातें समझनी है बेटा। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होगा, कब होगा, किस रेट पे होगा। बात समझ आई? अच्छा, करो कॉपी करो पहले इतना। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होना है, कब होना है, किस रेट पे होना है। सुनो बेटा, सबसे पहले बात समझो, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होता है बेटा? असेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो सबसे पहली बात, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होगा असेट्स एंड लायबिलिटीज का। बात समझ आई? अच्छा, फिर सेकंड बात, कब होगा बेटा? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता है ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी ईयर एंड में सब्सीक्वेंट बैलेंस शीट होता, सॉरी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता है ईयर एंड में। तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कब होता है? साल के आखिर में, बैलेंस शीट डेट वाले दिन सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता है। तो बेटा मुझे ना ये पहले 2 पॉइंट्स पढ़ के एक बात बेटा क्लियर हो गई। सुनो, क्या सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होगा? असेट्स एंड लायबिलिटीज का। कब होगा? बैलेंस शीट डेट वाले दिन। इसका मतलब, बात समझना, इसका मतलब
सब्सीक्वेंट मेजरमेंट उन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज का होगा जो बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्या करती हैं, एग्जिस्ट। नहीं समझ आया बेटा? दोबारा से उन्होंने कहा सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होना है, असेट्स और लायबिलिटीज का। कब होना है, बैलेंस शीट डेट वाले दिन। तो ऑब्वियस सी बात है ना, उन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज का तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करोगे जो बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो याद रखना, ये बात बड़ी काम की बात बताइए। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट उन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज का होगा जो बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्या करते हैं बेटा, एग्जिस्ट। बेटा बहुत सारे ना लायबिलिटीज होती हैं जो बैलेंस शीट डेट से पहले पे ऑफ हो जाती हैं। अब जब वो पे ऑफ हो गई हैं, बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसा? अच्छा, बहुत सारे असेट्स होते हैं जो रियलाइज हो जाते हैं बैलेंस शीट डेट से पहले। अब जब वो बैलेंस शीट डेट से पहले रियलाइज हो चुके हैं, तो बेटा वो बैलेंस शीट डेट पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। पक्का? अब इमेजिन करो ना, आपके डेटर्स थे, डेटर्स से पैसा रिसीव हो गया बैलेंस शीट डेट से पहले, तो वो तो असेट रहा ही नहीं आपका। अब जब वो असेट नहीं रहा बैलेंस शीट डेट वाले दिन, तो उसका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसा? तो याद रखना, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट असेट्स और लायबिलिटीज का होगा, बैलेंस शीट डेट पे होगा, इसीलिए उन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज का सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होना है जो बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट बताओ बेटा, समझ आया? ठीक है, रेट पे मैं अभी बाद में आता हूं बेटा, रेट पे मैं अभी बाद में आता हूं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं। सुनो, कॉपी कर लिए यहां तक? लो कर लो बेटा, कॉपी कॉपी कर लो। फिर आपको ना एक एग्जांपल कराता हूं। चलो, अब मुझे बेटा एक बात बताना। एग्जाम्पल में रख रहा हूं बेटा सेम एज अबव, मतलब वो ए लिमिटेड मैसर्स एबीसी कॉरपोरेशन वाला जो केस है, एग्जाम्पल सेम रख रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनो। हुआ क्या, ए लिमिटेड पेड मैसर्स ए लिमिटेड पेड मैसर्स एबीसी कॉरपोरेशन ऑन 28th Feb 20। फिर लिखो ऑन 28th Feb 20, $1 is equal to ₹70.5। $1 is equal to 70.5 rupees। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ends on 31st March 20। लो बेटा एग्जाम्पल लिखो, फिर एंट्री बनाते हैं इसकी, जर्नल एंट्री। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 1 जैन को आपने एबीसी कॉरपोरेशन से परचेजेस करी थी बेटा, है ना, $1000 की। एंट्री बनाई थी परचेजेस डेबिट टू मैसर्स एबीसी कॉरपोरेशन। अब 28 फरवरी 2020 को आपने कैश पे कर दिया मैसर्स एबीसी कॉरपोरेशन को। क्या एंट्री बनाओगे कैश पे करने की? मैसर्स एबीसी कॉरपोरेशन डेबिट टू कैश। बेटा किस दिन पेमेंट करी है आपने? 28 फरवरी को पेमेंट करी है ना। और बेटा बताओ कि 28 फरवरी को $1 का रेट क्या था? 70 रुपीज 50 पैसा। मतलब पेमेंट 70 रुपीज 50 पैसा के हिसाब से हुई। अब ये देखो, ये बताओ मैसर्स एबीसी कॉरपोरेशन को देना कितना था? ऊपर देखो एंट्री कितने से करी थी, 70,000 रुपए देना था। तो
तो मैंने मैसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन को डेबिट कर दिया 70,000 से, इतना देना था। लेकिन आपने दिया कितना? $1 का ₹70.5, तो $1,000 का 70,500 आपने दिया। अब बताओ, देना था 70, दिया 70,500, ₹500 फालतू दिया। ये बेटा ₹500 जो आपने फालतू दिया ना, ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, और कहां जाएगा बेटा? पीएल में जाएगा। तो पीएल डेबिट ₹500। लिख लो बेटा, ये ₹500 क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। ये आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। कहां जाएगा ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस? आपका पीएल में जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ आई? नरेशन लिखो। बीइंग कैश पेड टू मेसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, वो आप मुझे बताओगे बेटा, ये मेसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन आपका क्रेडिटर था? ध्यान से सुनना, मेसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन आपका क्या था? क्रेडिटर था। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये मेसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन, ये बेटा आपका क्या है? क्रेडिटर। मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूं, क्रेडिटर है मतलब लायबिलिटी है। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये लायबिलिटी, क्या ये लायबिलिटी 31 मार्च 2020 को एग्जिस्ट करती है या नहीं? बात समझ आई? क्या ये लायबिलिटी मेसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन 31 मार्च 20 को एग्जिस्ट करती है या नहीं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को ही क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी है। अब जब क्रेडिटर्स ही खत्म हो गए बेटा, तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसा? मुझे एक बात बताओ, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कब होता है? 31 मार्च को। कौन से असेट्स और लायबिलिटीज का होता है जो 31 मार्च को क्या करते हैं? एग्जिस्ट। अब ये मैसेज एबीसी कॉर्पोरेशन 31 मार्च को तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि उससे पहले ही इस लायबिलिटी की क्या हो चुकी थी? पेमेंट। अब जब ये 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसा? तो यहां पर लिखना, नो नीड टू subsequently no need to subsequently measure Messrs ABC कॉर्पोरेशन, ब्रैकेट में लिखना क्रेडिटर्स। क्यों बेटा, क्यों सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट। बेटा ये बात याद रखना, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होता है बेटा? असेट्स और लायबिलिटीज का। कौन सी असेट्स और लायबिलिटीज का? जो बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्या करती हैं? एग्जिस्ट। और मेसर्स एबीसी कॉर्पोरेशन एक लायबिलिटी थी, लेकिन बैलेंस शीट डेट से पहले इसकी क्या हो गई? पेमेंट। अब जब पेमेंट हो गई, मतलब वो लायबिलिटी खत्म हो गई। खत्म हो गई मतलब वो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती। अब जब एग्जिस्ट ही नहीं करती बैलेंस शीट डेट पे, तो उसका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसा? मेरे ख्याल से बच्चे बात क्लियर हुई। हां हां, अगर आपने 28 फरवरी को पेमेंट ना करी होती, ठीक है, तो 31 मार्च को ये बैलेंस शीट में क्या करती? एग्जिस्ट करती, तो हमें इसका क्या करना पड़ता? सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। वो भी कराऊंगा, अभी आगे की बात है वो। फिलहाल बेटा यहां तक कॉपी करो। लो बेटा कॉपी कर लो यहां तक।
समझ आया सबको? चलो बेटा, ये हमारा ना डिस्कशन था सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किसका होना है, कब होना है, ये क्लियर हुआ। अब अगली बात आती है बेटा, कौन से रेट पे होना है। बेटा कौन से रेट पे होना है ना, उसके लिए हमने सारे असेट्स और लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। कौन से दो पार्ट्स में? मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। कौन से रेट पे सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होगा, उसके लिए हमने सारे असेट्स और लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में बांटा है, मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स। लिखो बेटा, मॉनेटरी आइटम्स के नीचे नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 करें। क्या होती है मॉनेटरी आइटम्स, कैसे होगा इनका देखते हैं। अभी समझ आया सबको? आओ बेटा, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में आता है बेटा, व्हाट आर मॉनेटरी आइटम्स। बेटा मॉनेटरी आइटम्स पता क्या होती हैं? मॉनेटरी आइटम्स आर assets and liabilities which are receivable, which are receivable or payable in cash on balance sheet date. Assets and liabilities receivable which are receivable or payable in cash on balance sheet date. बेटा बेसिकली पता क्या, सुनो, वो असेट्स और लायबिलिटीज जो कि रिसीवेबल हैं, ठीक है, या वो असेट्स और लायबिलिटीज जो कि पेबल हैं इन कैश ऑन बैलेंस शीट डेट। जैसे बेटा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बैलेंस शीट डेट वाले दिन बेटा डेटर्स जो होते हैं, जिनको आपने उधार पे सामान बेचा है, ठीक है, वो क्या होते हैं? रिसीवेबल इन कैश, क्योंकि आपने उनसे पैसा लेना है। अच्छा, डेटर्स के अलावा बेटा जैसे आपने किसी को कोई लोन दे रखा है, लोन गिवन, पैसा दे रखा है उधार, तो उससे पैसा वापस लेना है, इट इज ऑल्सो रिसीवेबल इन कैश। अच्छा, पेबल इन कैश, जैसे किसी से आपने उधार पे सामान खरीदा है तो उसको पैसा देना है, पेबल इन कैश। या फिर लोन टेकन, इट इज ऑल्सो पेबल इन कैश। तो ये बेटा बैलेंस शीट डेट वाले दिन या तो रिसीवेबल है कैश में या पेबल है कैश में। बी आर और बीपी भी कह सकते हो। बी आर इज रिसीवेबल इन कैश, बीपी इज पेबल इन कैश। कॉपी करो बेटा यहां तक। कर लिया बच्चे कॉपी? अच्छा बेटा एक बात याद रखना, मॉनेटरी आइटम्स का कन्वर्जन बेटा कौन से रेट पे होता है? रेट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट डेट पे रेट होगा ना, उस पे होगा बेटा, रेट ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट। जो भी बैलेंस शीट डेट वाले दिन रेट होगा, उस दिन बेटा क्या होगा?
उस रेट पे क्या होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो लिखो, सिंपल है, मॉनेटरी आइटम्स का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कौन से रेट पे होगा, जो रेट एग्जिस्ट करता होगा ऑन बैलेंस शीट डेट। मैं भी आपको करके बताता हूं। हो गया बच्चे सबका? देखो एक एग्जांपल बच्चे करते हैं। एग्जांपल बेटा वही चल रहा है, सेम एज अबव। अच्छा अब ना थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा, सुनना। इसमें लिखो अज्यूम नो कैश इज पेड टू मेसर्स ABC Corporation. Assume no cash is paid to Messrs ABC Corporation till 31st March 20. ठीक है, on 31st March 20, $1 is equal to 69 rupees 25 पैसा। लो बेटा कॉपी करो इसे। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप मुझे बताना। बेटा पहले मुझे बताओ, ये मेसर्स ABC कॉरपोरेशन, बेटा ये आपकी क्या थी, क्रेडिटर्स थे ना ये आपके क्रेडिटर्स थे, मतलब लायबिलिटी थे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा, हमने इनको कैश पे नहीं करा है, कोई कैश पे नहीं करा इनको 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 20 तक हमने इनको कोई कैश नहीं पे करा है। इसका मतलब ये क्रेडिटर्स एग्जिस्ट करेंगे ऑन बैलेंस शीट डेट। अगर तो कैश पे कर दिया होता तो बात खत्म हो गई होती बेटा, लेकिन हमने इनको कैश पे नहीं करा है साल खत्म होने तक। इसका मतलब ये बैलेंस शीट डेट वाले दिन क्या करेंगे, एग्जिस्ट। और मैंने आपको कहा था बेटा, अगर लायबिलिटी बैलेंस शीट डेट वाले दिन एग्जिस्ट करेगी तो आपको उस लायबिलिटी का क्या करना पड़ेगा, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट आपको उसका करना पड़ेगा बेटा। कोई भी असेट, कोई भी लायबिलिटी अगर बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा। फिर एक बात बेटा और आती है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कौन से रेट पे होगा, तो बेटा वो डिपेंड करता है आइटम मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है। तो बेटा ये बताओ, क्रेडिटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, क्रेडिटर हमारा क्या होता है बेटा, क्रेडिटर इज अ मॉनेटरी आइटम। तो क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है ना, कौन से रेट पे कन्वर्जन होगा बेटा, रेट ऑन बैलेंस शीट डेट। तो कन्वर्जन होगा रेट ऑन बैलेंस शीट डेट पे। सब बताओ बेटा, समझ आया? कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आपको ना एक एंट्री बनवाता हूं। जर्नल एंट्री, समझ आ रहा है सबको? चलो बेटा मेरी बात ध्यान से सुननी है। मुझे ना एक बात बताओ बेटा, एक बार स्टार्टिंग जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिखवाया था आपको वो देखना। मुझे पहले बताओ, आपने मैसर्स ABC कॉरपोरेशन को कितने का शो कर रखा है, 70,000 रुपए का शो कर रखा है बेटा। सुनो सुनो सुनो, जो मैं कहूंगा सुनना। लेकिन बेटा जिस दिन सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होना है ना, उस दिन $1 का रेट गिर के हो गया 70 रुपए, सॉरी 69.25। तो पहले मुझे बताओ,
जिस दिन आपने परचेस करी थी उस दिन का रेट था $1 का 70। तो आपने मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन को ₹70 पे रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन सब्सीक्वेंट मेजरमेंट वाले दिन $1 का रेट गिर के हो गया 69.25। तो बताओ बेटा, ₹70 का रेट था जिस दिन परचेज करी थी, अब गिर के रेट हो गया 69.25, मतलब $1 का रेट 75 पैसे से गिर गया। बेटा डॉलर गिरेगा ना तो लायबिलिटी में बेटा डिक्रीज आ जाएगा। जो लायबिलिटी $1,000 की थी 70 के हिसाब से 70,000 की, वही लायबिलिटी हो गई अब $1,000 इंटू 69.25, 69,250 की लायबिलिटी हो गई बेटा। 70,000 की लायबिलिटी गिर के 69,250 की हो गई। लायबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है बेटा, प्रॉफिट या लॉस? लायबिलिटी में डिक्रीज आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा ना बेटा। प्रॉफिट है तो कहां जाएगा? पीएल में। तो आप एंट्री बनाओगे इसकी, मेसर्स एबीसी कॉरपोरेशन डेबिट। बताओ लायबिलिटी में कितना डिक्रीज आया? 750 का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये प्रॉफिट है या लॉस? बताओ। ये आपका प्रॉफिट है, तो हम इसे कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो लिख लो, ये है आपका 750 आपका है फॉरेन एक्सचेंज गेन। ये आपका है फॉरेन एक्सचेंज गेन। समझ आया बेटा? पक्का? तो नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग प्रॉफिट ऑन सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन subsequent measurement transferred to profit and loss account, being profit on subsequent measurement transferred to profit and loss account। सब बताओ, पूरा ट्रीटमेंट हुआ बेटा? ये आपकी मॉनेटरी आइटम्स का ट्रीटमेंट हो गया हमारा। तो मॉनेटरी आइटम का बेटा सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कौन से रेट पे होना है? जो भी बैलेंस शीट डेट पे रेट होगा, जो भी बैलेंस शीट डेट पे रेट होगा, जो भी ईयर एंड पे रेट होगा, जो भी क्लोजिंग रेट होगा, उस पे होगा बेटा मॉनेटरी आइटम्स का सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। आगे समझ सबको? कॉपी कर लो बेटे। फिर हम लास्ट पे आते हैं अपने नॉन मॉनेटरी। करें बेटा? चलो आओ, ये हो गया हमारा मॉनेटरी का, नोट नंबर 3 हो गया बेटा। अब आ जाओ नोट नंबर 4, नॉन मॉनेटरी। नोट 4, नोट 4। चलो आ जाओ नोट नंबर 4 पे। ध्यान से बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें हमें। नोट 4, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। बेटा नॉन मॉनेटरी आइटम्स क्या होती है मैं अभी बताता हूं, पहले डिवाइड करो दो पार्ट्स में। पहला, वैल्यूड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट और वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लिखो बेटा,
बेटा अब ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन सी होती हैं? सुनो बेटा, नॉन मॉनेटरी आइटम्स ना वो असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं जो बैलेंस शीट डेट वाले दिन ना तो रिसीवेबल इन कैश होते हैं ना पेबल इन कैश होते हैं। मतलब नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं which are neither receivable, आप लोग पूरा लिखना, which are neither receivable in cash or payable in cash। तो वो असेट्स और लायबिलिटीज जो बैलेंस शीट डेट वाले दिन ना तो कैश में रिसीवेबल हैं ना वो कैश में पेबल हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं बेटा। बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके भी, जैसे फिक्स्ड असेट्स, दे आर नाइदर रिसीवेबल इन कैश नॉर पेबल इन कैश। इन्वेस्टमेंट्स, नाइदर रिसीवेबल इन कैश नॉर पेबल इन कैश। स्टॉक, नाइदर रिसीवेबल इन कैश नॉर पेबल इन कैश। तो ये सब आपके क्या हैं बेटा? नॉन मॉनेटरी आइटम्स। अभी एग्जाम्पल लिखना मत, अभी लिखना मत, पहले इतना लिख लो। अच्छा अब मेरी बात सुनना बेटा। बेटा अब जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ना असेट्स और लायबिलिटीज के, विच आर नाइदर रिसीवेबल इन कैश नॉर पेबल इन कैश, इनमें से भी बेटा कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका वैल्यूएशन उसी रेट पे होता है। ध्यान से सुनना, जिनका वैल्यूएशन उसी रेट पे होता है जिस रेट पे उनका इनिशियल मेजरमेंट हुआ था। मतलब इनिशियल मेजरमेंट अगर 70 रुपए पे हुआ था ना, तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। मतलब इनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, इनमें से ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, इनमें से बेटा कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। वो उसी रेट पे बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं जिस रेट पे उनका इनिशियल मेजरमेंट हुआ था। मतलब उन्हें बैलेंस शीट में बेटा कॉस्ट पे ही लिखा जाता है। जिस रेट पे उनका इनिशियल मेजरमेंट हुआ था उसी रेट पे उनको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। उनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। जैसे बेटा फिक्स्ड असेट्स बेटा बैलेंस शीट में उसी रेट पे आते हैं जिस रेट पे उनका उनका इनिशियल मेजरमेंट हुआ था। तो फिक्स्ड असेट जिस दिन खरीदे थे $1 70 का था, तो याद रखना इनिशियल मेजरमेंट 70 रुपए पे हुआ होगा, तो बैलेंस शीट में वो 70 पे ही आएंगे, उनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स दो होती हैं बेटा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बैलेंस शीट में उसी रेट पे आती हैं जिस रेट पे उनका इनिशियल मेजरमेंट होता है। मतलब शॉर्ट में बोला जाए तो इनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। नो नीड टू सब्सीक्वेंटली मेजर, इनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। नो नीड टू सब्सीक्वेंटली मेजर, इनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। ये बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं कॉस्ट पे ही। कॉस्ट मतलब जिस पे उनका इनिशियल मेजरमेंट हुआ था। तो इनिशियल मेजरमेंट 70 पे हुआ ना, तो वो 70 उनकी कॉस्ट बन गई और वो बैलेंस शीट में 70 पे ही आएंगे। पक्का? तो उनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट करना ही नहीं है। अच्छा, और रही बात उन आइटम्स की विच आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो आपने AS2 पढ़ा है ना, AS2 में बेटा स्टॉक को किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को किस पे वैल्यू करते हैं बेटा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे। तो बेटा इनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट होता है रेट ऑन बैलेंस शीट डेट, जो भी बैलेंस शीट डेट पे रेट होगा। तो इनका सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कौन से रेट पे होगा? जो भी बैलेंस शीट डेट पे होगा। कॉपी कर लो बेटा, बाकी इसके ना क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, कॉपी कर लो। ये बेटा आपका पूरा AS11 हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज बच्चे कुछ नहीं करना है, बस जितना मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कराया उतना पढ़ना है बस। कल मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा प्रॉपर जर्नल एंट्रीज के साथ, पूरा क्लियर हो जाएगा बेटे। बस आके आज एक रीडिंग जरूर मारनी है, कौन से रेट पे होगा, कब होगा, वो सब, ठीक है बेटा। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।